है ना। बिल्कुल। 6-7 साल आप देते हैं, आपके जो जूनियर है आपको देख के डर जाते हैं कि भैया मुझे इस पढ़ाई में जाना नहीं, हाँ। जबकि होता कुछ नहीं। बहुत से ऐसे छात्र हैं, 5 साल हो गए है ना, हाँ। 5 साल हो गए। तो अभी बीच में कहीं भी आपको ऐसा लगा कि यार डीएसपी की नौकरी अच्छी नहीं है, नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ लगा मतलब? मैं निर्णय ले रही थी डीएसपी की पोस्ट पर जाने का तब, और उसके बाद भी अभी भी जॉब में हम होते हैं तो चैलेंजेस होते हैं। जी जी। हमें जनरली बताते हैं कि आप ये करें करें, कोई कहता है कि भाई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो मेरे फादर का खास रोल। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज काफ़ी समय बाद आप सभी लोग के बीच में हम एक मोटिवेशन इंटरव्यू लेकर के आ रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार इंटरव्यू आप सभी लोग के लिए होने वाला है, क्योंकि मैम जो हमारे सामने बैठी वो हमारे लिए खुद भी मोटिवेशन रही हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग को बता दें, मैम है अंजलि कटारिया मैम, जिनका यूपीपीसीएस में 2016 में 19वीं रैंक पे डीएसपी की पोस्ट पे चयन हुआ था। मैम से हम इनके वो सारे अनुभव जानेंगे, और साथ में आपके एग्जाम भी अभी लगे हुए नज़दीक में, और मैम लगातार छात्रों के बीच में भी जुड़े रहते हैं, इसीलिए मैम ने हमको काफ़ी कीमती समय अपना दिया है, और मैम को इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैम आपने बहुत कीमती समय हमारे चैनल और हमारे व्यूवर्स के लिए दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आशीष। मैं भी आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक यू कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए पार्ट बनाया, और टाइम टू टाइम मैं स्टूडेंट्स को इंटरेक्शन करती हूँ उनसे, उनको गाइडेंस देती हूँ, और तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, उनके बारे में टाइम टू टाइम गाइड जी करती जी जी रहती मैम। हूँ। मैम हमारे जो व्यूवर्स हैं, हम एक्चुअली हम आपको भी बहुत पहले से ही देख रहे हैं, हम आपसे बहुत पहले से जुड़े हैं, हम लगातार देख रहे हैं आप छात्रों के बीच में लगातार आप मोटिवेशन के तौर पे लगातार अपने नौकरी के साथ साथ लगे भी हुए हैं। तो आपसे हम वो सारी चीज़ जानेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले तो उससे पहले हम कुछ आपके विषय में चीज़ें जानेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए, कि आपकी जर्नी कैसी रही थी, और आपने तब पढ़ाई करी और अब की पढ़ाई को भी आप लगातार देख रहे हो छात्रों को, तो क्या इसके बीच में अंतर रहा? तो सबसे पहले मैम आप अपनी शुरुआती जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, लाइफ रही, उसके विषय में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स से चर्चा करिए। देखिए, मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो जी इकोनॉमिक्स में की, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था जी हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी जी से। उसके बाद मास्टर्स भी किया डेवलपमेंट स्टडीज़ में। फिर मैंने बचपन से ही मेरा एक ड्रीम था कि मैं पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विसेज का पार्ट बनूं, जी लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करूं, जी कुछ उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन दूं। और क्योंकि सिविल सर्विसेज के माध्यम से हम लोगों से जुड़ते हैं डायरेक्टली, और डाउन ट्रोडन की हेल्प करते हैं, और पुलिस सेवा में मेरी खास रुचि थी, क्योंकि उसमें हम एक जस्टिस वाली बात जो हम जनरली करते हैं कि लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, लोग भटक रहे हैं इधर उधर, क्राइम हो गया है उनका, क्राइम में सही तरह से अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ठीक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही जी है, या लॉ एंड ऑर्डर है, तो मैं उस सब से बहुत खासा प्रभावित रहती थी। और इसी वजह से मैंने पुलिस सेवा ज्वाइन करने का, बचपन से ही मेरा एक सपना था, और एक फ़ैसला मैंने जी एक एज सही आने पर किया अपने जी लिए। जी जी तो यही मेरा एक मकसद था कि मैं लोगों की लाइफ में एक बदलाव ला सकूं, जी जी एक चेंज लाऊं सोसाइटी में ओवरऑल, और एक एग्जाम्पल सेट करूं कि कैसे एक सिविल सर्विसेज का पार्ट होके आप जस्ट तरीके से अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करते हैं, और लोगों के लिए न्याय उनके जीवन में ला सकते अच्छा, हैं। अब मैम हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको आप बताएं कि जैसे आपने जब तैयारी करने के लिए कब सोचा था, जैसे 2016 बैच में आप सेलेक्ट हुए थे, तो कब आपने सोचा था कि हमको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, और कहाँ से ये मोटिवेशन आपके अंदर ये आई थी? हम्म सोचा तो, क्योंकि हम बचपन में बड़े हो रहे होते हैं तो पेरेंट्स हमें जनरली बताते हैं कि आप ये करें करें, कोई कहता है कि भाई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो मेरे फादर का खास रोल था इस चीज़ में, वो बोलते थे सिविल सर्विसेज में ही जाना। तो शुरू में समझ नहीं आता था, जैसे बच्चों से पूछते हैं आपको क्या बनना है, तो कोई कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो इसी तरह से मैं भी बोलती थी कि मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है। जी इसी लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और देखते हैं कि सोसाइटी में वाकई में कैसे आप इम्पैक्ट ला सकते जी हो, जी तो उसमें मुझे रोल दिखता था पुलिस ऑफिसर्स का या आर्मी में, फोर्सेस में। तो मेरा थोड़ा सा एक चाव बन गया था उस डायरेक्शन में जाने जी का जी। कि मैं फोर्सेस का पार्ट बनूं, पुलिस फोर्स का अच्छा। बनूं। तो ये मोटिवेशन मुझे आया देखने के बाद, एक एक्सपोजर लेने के बाद पढ़ाई लिखाई में की जर्नी में। तो यही मेरा अच्छा, तो ड्राइविंग। फाइनली मैम आपको डीएसपी की पोस्ट भी मिल गई। हाँ। यदि आपको डीएसपी की पोस्ट नहीं मिलती कुछ और भी, तो मतलब जैसे एसडीएम आप बन गए होते, तो क्या फिर डीएसपी के लिए आप करते ऐसा कुछ था? नहीं, मैं अच्छा डीएसपी के लिए मैं चाहती थी और अच्छा। मुझे मिला, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ, जी खुश जी। हूँ।
फिर उसके बाद आपने एक और प्रयास दिया एसडीएम बनने के लिए या नहीं, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने पीसीएस को, मैं डीएसपी से फाइनल एक संतुष्ट मेरा हो गए आप उससे, डेस्टिनेशन हाँ, था। ठीक है। फिर यूपीएससी के लिए आपने आगे तैयारी हाँ, करी? मैं यूपीएससी के लिए मैं प्रयासरत रही हूँ। फॉर 8 इयर्स मैं प्रिपेयर करती रही यूपीएससी के लिए, और अलग अलग चरणों से मैं उससे रूबरू होके आई वापस। तो वो मेरा रहा है, मैंने टिल द लास्ट अटेम्प्ट। तो मैम आपका ये जब आप फाइनल अंतिम रूप से सेलेक्ट हुए, इसके पहले भी कहीं चयनित हुए थे आप कि ये डीएसपी हाँ, नहीं, पहला? पीसीएस में मैं पहले चयनित हुई थी, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर थी 2015 में। पहला ही अटेम्प्ट था मेरा, उसमें मैं इंडस्ट्रीज में सेलेक्ट हो गई थी। वहाँ भी मैंने सेवा अपनी प्रदान की है। तो यूपी पीसीएस में आपका अटेम्प्ट कौन सा था, मेंस को लेकर के और इंटरव्यू को लेकर के, मतलब कितना आपने अटेम्प्ट्स वगैरह उसमें दिए थे? ये इंटरव्यू डीएसपी कितना? के लिए दूसरा अटेम्प्ट अच्छा, था। दूसरा इंटरव्यू था डीएसपी के लिए। और आपका माध्यम कौन सा था? मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश माध्यम। और उस समय आपने ऑप्शनल कौन सा रखा था अपना? उस समय ऑप्शनल जो है इस एग्ज़ाम के लिए सोशल वर्क था अच्छा और फिलॉसफी था, 2 थे तब। अच्छा, 2 ऑप्शनल उस समय हुआ उस समय करते हैं। अच्छा, होते ठीक थे। है। मैम जैसे अब हम आपसे जानेंगे कि जैसे आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मतलब अंतिम रूप से चयनित होने तक में, क्योंकि आप भी एक छात्र, और तब के समय जैसे आज भी देखा जाए तो औरतों को लोग बोलते हैं ये सब चीज़ें कि मतलब मत करो तैयारी से, तो हाँ, देखिए चैलेंजिंग होता है। एक महिला होने के नाते मैं ये कहूँगी कि सबसे पहला डिसीजन तो जो मेरा था पुलिस सेवा ज्वाइन करने का, तो उसमें नो डाउट मेरे पेरेंट्स ने, और मैरिज क्योंकि मेरी हो गई थी, तो मैरिज में मेरे को सपोर्ट मिला पुलिस में। लेकिन जब हम रिलेटिव्स से मिलते हैं, बाहर जाते हैं सोसाइटी में, तो लोग थोड़ा सा इस चीज़ को लेके एप्रीहेंशन जताने लगते हैं कि आप महिला हैं, आप कैसे इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगी, इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ जर्नी, आपका घर भी है, शादी भी है, बच्चे भी होंगे, तो कैसे वर्क लाइफ बैलेंस आप रखेंगी। तो इस चीज़ की जो वो समय समय पे ऐसे कंसर्न्ड होकर या एप्रीहेंसिव होकर मुझे क्वेश्चंस करते थे, तो थोड़ा सा एक डाउट दिमाग में क्रिएट करने की लोग कोशिश करते थे। तो वो एक चैलेंज उस फ्रंट पे था कि पुलिस सेवा को एक महिला होने के नाते क्यों ज्वाइन कर रही हो, इसकी आप मतलब एक होता है मेल डोमिनेटेड डिपार्टमेंट भी है, और वो जब मैं निर्णय ले रही थी डीएसपी की पोस्ट पर जाने का तब, और उसके बाद भी अभी भी जॉब में हम होते हैं तो चैलेंजेस होते हैं। मेल वर्सेस एक फीमेल वाली साइकोलॉजी प्ले करती है, तो ये चैलेंजेस मेरे थे। तैयारी करते हुए भी नो डाउट आप लोग, क्योंकि सब तैयारी इकोसिस्टम का पार्ट है, आपने खुद बताया, और बाकी भी लोग जो कम्युनिटी में हैं मेरे साथ जुड़े हुए, वो जानते हैं पढ़ाई एक तपस्या है, और उसमें जिस लेवल का कंसंट्रेशन फोकस चाहिए होता है, वो अगर थोड़ा भी कम पड़ जाए तो फिर अगला अटेम्प्ट। तो इसलिए वो एक फोकस्ड वे में एक हार्ड वर्क को मेंटेन करना, अपने एक परसिवरेंस, लगनशील होते हुए काम करना, वो काफ़ी टफ रहता है। क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान जॉब में चला जाए, जॉब कर लेगा, लेकिन पढ़ाई में एक बहुत मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। तो एक ये किसी ध्यान उससे कम नहीं है, मेडिटेशन है, तपस्या है। मैम तो फिर तब के समय से और अब में जो पढ़ाई का जो चीज़ें बदली हैं, आपको क्या बदलाव लग रही? तब कठिन था या अब कठिन है? क्या लग रहा है यूपीपीसीएस का, मतलब क्या स्थिति? देखिए चेंजेस थोड़े आए हैं, तब भी कठिन था, अब भी कठिन है ये, क्योंकि काफ़ी बड़े स्केल पे प्रतियोगिता जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है, और इसमें तरह तरह से आपको, क्योंकि चेंजेस जो हैं वो एक तो कोर्स करिकुलम में आते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल 2 थे, फिर 1 हुआ, अब नहीं है, यूपी स्पेसिफिक है, प्लस करंट अफेयर्स में आपको डायनामिक होना पड़ता है। जब हम इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखना है चीज़ों से, या करंट अफेयर्स में ख़ास तौर पर इसलिए फोकस अब ज़्यादा होने लगा है क्योंकि अब ये कुछ यूपीएससी की लाइंस पे जा रहा है ज़्यादा। पहले थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते थे, जो ऑप्शनल होता था वो की रोल प्ले करते थे, 2 ऑप्शनल थे, उसमें क्या होता था एक फिक्स क्राइटेरिया था, ऑल्दो वहाँ पे एक अलग स्किल सेट चाहिए आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट करना आना चाहिए उसमें, और एक लेंदी आंसर राइटिंग में आप किस तरह से अपने पॉइंट्स को एक क्रमवार तरीके से रख रहे हैं, वो एक आपकी स्किल होनी चाहिए थी तब, जो कि सभी में नहीं होती। और अभी ये है कि आपको इंटर लिंकेजेस बनानी आनी चाहिए, डिफरेंट जो जीएस के कंपोनेंट्स हैं आपको जोड़ के लिख के आना चाहिए, तो वो चेंजेस आए हैं, यूपी स्पेसिफिक है। प्लस एक जो ब्रॉडर लेवल पे मैंने चेंज देखा है वो ये है कि अब क्योंकि आपको इंटरनेट के सोर्स जो रिसोर्सेज हैं पढ़ाई करने के लिए वो बहुत
वाइडली अवेलेबल हैं और इतने सारे सोर्सेज हैं, आप कहीं से भी कुछ भी इजीली एक्सेसिबल है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप इंटरनेट एक तो हर किसी के पास नहीं था, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता था कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करनी पड़ती थी, उन्हीं में से फिर क्वेश्चंस फ्रेम होते थे। अब इतना ज़्यादा उसका सोर्सेज बढ़ गए हैं कि अब उनमें एक इनोवेट करके आंसर लिखना, प्रेजेंट करना, इंटरलिंकेजेस बनाना, ये मेरे को चेंज एक ब्रॉडर लेवल पे दिखता है। अच्छा, तो मैम अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, जैसे आपने अपनी डीएसपी की कब से आप लोग की ज्वाइनिंग हो गई थी? 2016 बैच के बाद, मतलब कब से? हाँ, ज्वाइनिंग थोड़ा लेट हुई थी, ये रिजल्ट लेट आया था, ओरिजिनली 2019 में फाइनल रिजल्ट आया था। 2019 में, हाँ, मतलब अभी भी देखें तो 5 साल हो गए हैं ना? हाँ, 5 साल हो गए, तो अभी बीच में कहीं भी आपको ऐसा लगा कि यार डीएसपी की नौकरी अच्छी नहीं है, नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ लगा, मतलब अपनी सोच के अनुरूप नहीं, चीजें मुझे हुई ऐसे क्या? फंडामेंटल चेंज नहीं लगा कभी भी कि मुझे नौकरी में ही नहीं आना चाहिए था, ऐसा मुझे अच्छा, कभी नहीं लगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अप्स डाउन्स आते हैं क्योंकि जॉब का नेचर एज सच बहुत टफ है और आपको ये इट इज़ अ 24/7 जॉब। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 8 घंटे 10 घंटे, कभी कभी आपको पूरे 2-2 3-3 दिन आप बहुत कम सोते हैं बीच बीच में, इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, या लॉ एंड ऑर्डर की कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको पता ही नहीं चलता कि खाना भी नहीं मिल रहा है, ऐसा हो जाता है, या कोई क्राइम कहीं घटित हो जाता है, तो आप उस घटना कारित होने पर जब आप घटनास्थल जाते हो और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हो, चाहे वो कोई भी क्राइम हो, मर्डर हो या लूट हो, डकैती, कोई भी ऐसा क्राइम अगर आ गया जो कि अर्जेंसी डिमांड कर रहा है, सिचुएशन को देख के आप फिर उसको सॉल्व करने में, वर्कआउट करने में लगते हो। जब तक वो वर्कआउट नहीं होता आपको होश नहीं रहता। तो इट इज़ अ वेरी टफ जॉब, नो डाउट, लेकिन मुझे हमेशा उसमें अप्स डाउन्स में भी मुझे एक अच्छा एक सेटिस्फेक्शन मिला जब रिजल्ट अच्छा आता है। किसी काम में मेहनत आप करते हैं, किसी केस में मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा आता है, डिलीवर होता है बढ़िया से, तो फिर आपको एक सेटिस्फेक्शन की अनुभूति होती है। क्योंकि मैम हमारे बहुत सी ऐसी छात्राएं हैं हमारे चैनल से जुड़ी हैं, पर्सनल हमसे मैसेज करके भी पूछती हैं कि भैया कभी भी आप किसी डीएसपी मैम का अगर इंटरव्यू लीजिएगा तो ये पूछिएगा कि लड़कियों के लिए मतलब कैसा है, क्या है, तो इसकी वजह से ये प्रश्न हम रखते हैं जब किसी देखिए, DSP मैं मैम इस से बिल्कुल पूछते इस हैं। चीज़ को मैं लेके मैं ये कहूँगी कि लड़के लड़कियों में तो ये हम 100 साल से देख रहे हैं। शुरू में तो टीचिंग जॉब में भी लड़कियां नहीं जाती थी, तो एक सोसाइटी के लेवल पे एक चेंज है जो होता आ रहा है, हो रहा है, और फोर्सेस में लड़कियों को भेजने को लेके बहुत एप्रीहेंशन रहती है। अभी तो हम डीएसपी की बात कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस में कॉम्बैट रोल्स में इतना क्वेश्चन किया जाता है लड़की जा सकती है नहीं जा सकती, लेकिन लड़कियां हमेशा अपने को प्रूव करती हैं, हमेशा प्रूव करती हैं, बेहतर प्रदर्शन दिखाती हैं लड़कों के बनस्पत, और उसके बाद वो साबित कर देती हैं कि भाई वो किसी से कम नहीं है। और मेरी तो चलिए, मैं अभी मैं करने के बाद बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस हैं, मुझे अच्छा काम करने का मौका मिला और अच्छे काम में अच्छे रिजल्ट्स आए, तो मैं बहुत संतोष की अनुभूति मुझे होती है अभी भी। तो मेरा ये कहना है कि लड़कियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर सकते हैं, नहीं, आप कर तो सब कुछ सकते हो, लेकिन हाँ, एक सपोर्ट सिस्टम आपको इसमें मिलना चाहिए। आप ये सोचो कि ऑल अलोन कर लें, फैमिली को अगर आपको मेंटेन करना है तो योर फैमिली मेम्बर्स मस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ, इट इज़ अ वेरी डिमांडिंग जॉब, तो अगर वो सपोर्टिव हैं तो द जर्नी बिकम्स वेरी ईजी। हाँ, लेकिन जो कि आजकल मुझे लगता है मेरे साथ की बैचमेट्स हैं जो जॉब में हैं, सब सपोर्टिव ही होते हैं, सबको लगता है लड़के लड़की में भेद बहुत कम रह गया है। तो इसलिए आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को अगर टर्म्स में पूछ रहे हैं कि ये हमारे लिए सही है नहीं, तो बिल्कुल सही है। आपने अपने हिसाब से ये चीज़ें बिल्कुल सही बताई, यहाँ तक कि मैम अभी हम आपसे बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि हर्षिता तिवारी मैम डीएसपी आप ही की बैच से मतलब चयनित हुई, 2021 बैच में उन्होंने ट्रेनिंग की, तो वो भी इसके पहले शायद तहसील मतलब नायब तहसीलदार 15 बैच में हुई थी और तहसीलदार प्रमोशन भी उनका होने वाला था, लेकिन उन्होंने फिर भी डीएसपी पोस्ट को ही चुना है और उसके बाद जो है अपने इस ड्यूटी में लगातार वो लगे। तो मतलब महिलाओं को लेकर के जैसा आपने बताया है कि चीज़ें लोगों को अपने हिसाब से मेहनत करते रहना चाहिए, है ना, ये चीज़ें। तो मैम अब दूसरी चीज़ हम इसमें ये जानना चाहेंगे, जैसे कि जब आप अपनी तैयारी कर रहे थे तो आपने कहीं कोचिंग करी थी या सेल्फ तैयारी करा था, कैसे किया था आपने?
मैंने इट वाज अ ब्लेंड ऑफ बोथ। इसमें कोचिंग से मैंने हेल्प ली थी, लेकिन सेल्फ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता सेल्फ स्टडी का। कोचिंग आपको एक गाइडेंस के तौर पे ठीक है, ये बता देंगे कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें लेनी है, कौन से नोट्स लेने हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको पढ़ना, उनको गुनना, उन पर एनालिसिस करना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, टेस्ट लिखना, ये आप ही के ऊपर दारोमदार होता है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये मैं एंटी कोचिंग बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने खुद भी जहाँ जहाँ मुझे गाइडेंस की ज़रूरत हुई वहाँ मैंने कोचिंग भी ली थी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने मतलब पहली बार कोचिंग करी, उसके बाद सेल्फ अपनी तैयारी सारी चीज़ें आपने करी है ना। तो मैम हम जानना चाहेंगे कि आप जब तैयारी कर रहे थे उस समय, तो उस समय टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस थी, और उसको आज के रूप से अगर जोड़ा जाए तो क्या उसकी इंपॉर्टेंस वही है, कैसे है, क्या कैसे टेस्ट सीरीज को लेकर के? टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उसमें एक तो जो आपने पढ़ाई लिखाई की है उसको रिवाइज करने का मौका मिल जाता है। रिवीजन आपका एक तो टेस्ट सीरीज़ लिखने से ही बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में प्ले करने लगती हैं, लिखते हैं क्वेश्चंस। फिर एक और है कि आंसर राइटिंग अगर आप मेंस की कर रहे हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी आपके लिए टेस्ट सीरीज़ नो डाउट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन तब और अब में ये डिफरेंस कुछ एज सच नहीं है। जो कोर्स है, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं। अब जैसे यूपी स्पेसिफिक हो गया है तो उस पर क्वेश्चंस आपका एक एडिशनल मेंस का पेपर बनेगा, उसमें आपको टेस्ट में उसी टाइप के क्वेश्चंस आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तब भी थी और अब भी है। बस फ़र्क इतना है कि तब हमें फिजिकली जाके लिखना पड़ता था, अब आप ऑनलाइन निकाल लेते हैं। तब भी ऑनलाइन कहीं कहीं हो गया था, लेकिन अब बहुत ईजी है। अब आप घर बैठ के आप अपना निकालिए पेपर, उसके बाद उसको आप पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिए, चेक होके आ जाएगा। मैम जानना चाहेंगे कि एनसीईआरटी एक मतलब छात्रों के दिमाग में ये आज भी डाउट है, और आज भी छात्र काफी लोगों का सिलेक्शन इसलिए भी नहीं हो रहा, हम देख रहे हैं लगातार कि लोग घर से निकलते हैं और कहते हैं हम जा रहे हैं सिविल सर्विस तैयारी करने, लेकिन एक्चुअल में उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें तैयारी करनी कैसे है। आते हैं, घटना चक्र उठाते हैं, और प्लस एग्जाम जब नजदीक आ जाएगा तो उसमें करंट अफेयर उठाते हैं, और उन्हें लगता है कि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले जाएंगे और हमारा मतलब हम पीसीएस बन जाएंगे, ऐसा उन्हें लगता है। जबकि ये तैयारी ऐसी होती नहीं। तैयारी ये ऐसी होती है कि इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, मतलब प्रीमियम साथ में लेके चलना चाहिए। तो बेस जो बुक होती है, उन बेस बुकों में एनसीईआरटी आती हैं। तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, क्या करें, मतलब उसके लिए थोड़ा सा आप बता दीजिए। एनसीईआरटीज आपकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं, और इसीलिए कोई सोचे कि हम एनसीईआरटी स्किप कर दें, सीधे घटना चक्र उठाएं, पिछले साल के क्वेश्चन करें, अब वो टाइम नहीं है। वो कभी रहा होगा 15 साल पहले, अब बहुत चेंज आ गया है। अब ये एग्ज़ाम डिमांडिंग होता जा रहा है, और अच्छे कैलिबर के लोग जुड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ रहे हैं लोग, आते हैं, और काफ़ी कंपटीशन है। तो इसमें आपका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो बेस की बात आप कर रहे हो, वो बेस कैसे बिल्ड हो, उसके लिए एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी है। वो कैसे पढ़नी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए उनको इत्मीनान से पढ़िए। स्टार्टिंग जो है एनसीईआरटीज़ से करिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कौन सी क्लास की पढ़ें, कब तक पढ़ें, तो ये आपके अपने ऊपर है ये, क्योंकि आप 6th to 12th बोला जाता है। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए तो पूरी बोल देते हैं कि पढ़ लीजिए सारी, या पॉलिटी में आप ये देखिए कि पॉलिटी में 10th या सेलेक्टिवली अगर देखें तो 2 साल 11th 12th में आप पढ़ते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ आती हैं। साइंस के लिए तो आप सपोज़ मैं अपने लिए बताती हूँ एग्जांपल, मुझे ज्योग्राफी उतनी पसंद नहीं थी स्कूल टाइम में, तो मैं जब ये एग्ज़ाम के लिए मैं बैठी तो मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी हुई चीज़ों को समझने में। तो तब मुझे लगा कि मुझे तो 6th की पढ़नी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने 6th से पढ़ाई की। लेकिन जब हिस्ट्री मैंने पढ़ी, क्योंकि मैं स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ चुकी थी, तो मुझे 11th 12th में भी काफ़ी कुछ लगा कि मैं इसी को कर लूँ काफ़ी, और मेरा काफ़ी बेस बिल्ड हो गया। तो वो आपके अपने ऊपर है। किसी एरिया में आप वीक हैं, अगर आपको लगता है कि साइंस मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आई, तो स्टार्ट विद 6th क्लास एनसीईआरटी। किसी में आपको लगता है कि नहीं मेरे को इतना आता है, तो आप 9th 10th से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो आपका अपना एक सब्जेक्टिव हो जाता है सब लोगों के लिए। मैम हमारे जो व्यूअर्स इनको आप बताइए कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, मतलब एग्जाम के लिए करंट अफेयर, और अभी एग्जाम लगा भी है उसके लिए भी हम आपसे जान लेंगे कैसे बच्चे तैयारी करके। करंट अफेयर के लिए आप बताइए कैसे तैयार आपने करा था करंट अफेयर, और आज के समय में भी बच्चे कैसे अपना करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादातर लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाइए, लेकिन एक बहुत ही हरक्यूलियन टास्क है। मतलब एक काफ़ी
बहुत डिमांडिंग हो जाता है और ये सस्टेनेबल नहीं लगता मुझे। अच्छा। तो न्यूज़पेपर को आप पढ़िए, उसको आप पौना घंटा, आधा 1 घंटा मैक्सिमम दे लो, बहुत अच्छे से एडिटोरियल्स पढ़िए न्यूज़पेपर के लिए। और जो करंट अफेयर्स है उसमें आप क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको ये बेसिक आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि क्या इम्पॉर्टेंट चल रहा है। चाहे उस आर्टिकल के आप नोट्स ना बनाओ, चाहे उसे डायरी में, कॉपी में ना लिखो, लेकिन आपको एक आइडिया मिलेगा, उससे आपका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर की बस इतनी ही इम्पोर्टेंस मैं कहूँगी कि एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाता है इंटरनेशनल फ्रंट पे, डोमेस्टिक अफेयर्स में, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, सोसाइटी में क्या ब्रॉडली चल रहा है। लेकिन उसके नोट्स बनाने को मैं बहुत एडवोकेसी नहीं करती हूँ, बिकॉज इट गेट्स हैपहैज़र्ड, बहुत ज़्यादा एक कंपाइलेशन इकट्ठा हो जाता है जिसको मैनेज करना बाद में मुश्किल होता है। तो इसका सबसे सिंपल एक्सरसाइज है कि आप थोड़ा उसको देखो, उसको एक फ्री समझते हुए एक फ्री फ्लोइंग मैनर में करो। अब पढ़ें कहाँ से कि जिसके नोट्स बनाएं, जिसको रिवाइज करें मल्टीपल टाइम्स। तो वो कंपाइलेशन मंथली आते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के भी आते हैं, उनको भी आप कोई भी एक अच्छा कंपाइलेशन आप करो, उसको स्टिक करो। ऑनलाइन बहुत अच्छा है, जैसे पहले क्या होता था यूपीपीएससी में भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे करंट के, तो उसमें क्या होता था कि बहुत इन डेप्थ जो है इतना नहीं पूछते थे उस ज़माने में, कि यूपीएससी में जैसे घुमा देते थे, तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी कम थी तो तब भी ऐसा नहीं है कि फर ही आप एकदम सतही पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, नहीं। लेकिन उसमें आपको ऑनलाइन कई ऐसे सोर्सेज थे जिनको आप रेफ़र करते थे, तो आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स को लेके एक कंसाइज मैनर में चलने का आइडिया मिल जाता था। तो वो चीज़ आप कोई भी एक रेफर करने के लिए, रेफरेंस के लिए कुछ भी आप एक वेबसाइट ले लो या मंथली कंपाइलेशन ले लो किसी इंस्टीट्यूट का, उसको आप रेगुलर बेसिस पे हर महीने पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ो, रिवाइज करो, और छोटे छोटे उसके नोट्स बनाओ, ताकि एंड में आपको रेफ़र करने के लिए बहुत आसानी हो। मैम जानना चाहेंगे कि अभी आप जो छात्रों के साथ जुड़े हुए लगातार उनको मोटिवेशन दे रहे हो, तो कौन सा प्लेटफॉर्म है या किस माध्यम से आप कैसे इसमें कार्य कर रहे हो, थोड़ा सा शेयर करना चाहें तो। यदि मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक और मेनली ट्विटर एंड लिंक्डइन पर भी मैं लिखती हूँ, रेडिट पर लिखती हूँ, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मैं, ब्लॉग भी है मेरा, तो उस पर भी लिखती हूँ। उसमें मैं जो मेरी तैयारी रही मोटिवेशन के एक मोटिवेशन मेरी तरफ से लगातार एस्पिरेंट्स को जाता है, क्योंकि मैं उस पूरे प्रोसेस से गुजरी हूँ और मेरी एक संवेदनाएं रहती हैं स्टूडेंट कम्युनिटी के प्रति कि वो क्या गो थ्रू कर रहे होंगे, उन्हें किस तरह से ज़रूरत है एक गाइडेंस की, एक मोटिवेशन की। तो वो मेरा अपने आर्टिकल्स के माध्यम से, राइटअप्स के माध्यम से मैं तो दोस्तों आपको बता दें, मैम के जो भी सोशल प्लेटफॉर्म होंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से लोग जुड़ सकते हैं ना। अच्छा, अब मैम हम जानना चाहेंगे, जैसे बहुत से ऐसे छात्र आते हैं जो, अभी तो हो गया कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसमें लगभग चैनल पे ऐसे जुड़े छात्र हैं कि बहुत ही सीरियस किस्म के छात्र हैं, कुछ नए भी छात्र आते हैं, तो उनके लिए भी कुछ हम प्रश्न करेंगे। जैसे कि पढ़ाई के लिए लोग टाइम टेबल का पूछते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाए, टाइम टेबल ज़रूरी होता है, मतलब समय देखना कि हम इतना घंटा पढ़ेंगे तो ही हम ये पीसीएस बन सकते हैं, ऐसा कुछ है, मतलब टाइम टेबल के लिए भी आप थोड़ा डिस्कस कर हाँ, देखो ऐसा सबके लिए वन साइज फिट्स ऑल ये अप्रोच वर्क नहीं करती। आप कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, कोई 10 पढ़ रहा है, तो कोई 12 भी बोल देता है, 14-15 वाले भी होते हैं। मुझे वो इम्प्रैक्टिकल लगता है 14, 15, 12, मतलब मुझे लगता है मैक्सिमम 10-11 आवर्स तक मैक्सिमम लिमिट है, उसके बियॉन्ड फॉर मी इट डजेंट वर्क। तो मैंने ये हमेशा कहा, अगर आप 8 आवर्स भी पढ़ने हैं थ्रू आउट द ईयर, तो भी वो एक अच्छा डिसेंट अमाउंट है तैयारी को डिवोट जो आप प्रतिदिन करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स। तो वो आप कर सकते हो। टाइम टेबल बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे आपका एक रूटीन सेट होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम सुबह सुबह उठ जाएं 5 बजे, तो वो भी सबके लिए अलग अलग चीज़ काम करती है। कुछ लोग जो है रात में जागने के आदी हो जाते हैं, कुछ लोग जैसे मैं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सुबह नहीं उठ पाती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एक लेट स्टार्ट दिन की करती हूँ 8 बजे से, तो उतने से, और रात को थोड़ा 12-1 बजे तक अपना
पढ़ लो, 12 बजे तक पढ़ लो, उसमें इन बिटवीन आप ब्रेक्स लीजिए। अगर आपको सुबह पढ़ के अच्छा एक फ्रेश महसूस होता है और आपको लगता है आपका आउटपुट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर फोकस ये है कि आपका आउटपुट होना चाहिए। अब आप 2 घंटे पढ़ रहे हो एंड यू आर फीलिंग अ बिट अनवेल कि मैं सुबह पढ़ उठ गई लेकिन मुझे तो मन ही नहीं लग रहा है, एकदम ऐसा लग ही नहीं रहा है, बॉडी क्लॉक नहीं है उस हिसाब की, तो आप पढ़ें अपने हिसाब से, अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। लेकिन चाहे आपका दिन 8 बजे से शुरू हो रहा हो चाहे 5 से शुरू हो रहा हो, आपके लिए पता होना चाहिए अगर मैं 8 से 10 पढ़ रही हूँ, 10 के बाद यू टेक अ ब्रेक, कि भाई मैंने एक टी ब्रेक ले लिया या ब्रेकफास्ट कर लिया या मैं तैयार हो गई, या उसके बाद फिर 2-3 घंटे की सिटिंग दे दी, फिर ब्रेक ले लिया, फिर इस तरह से 8-9 घंटे आप निकालिए। साल भर पढ़िए, 1.5 साल पढ़िए, ये एक इनिशियल एक अपने को ट्रस्ट वाली बात होती है। अच्छा, अब मैम इस समय मेरे दिमाग में एक नया प्रश्न ऐसे चल रहा था, काफ़ी दिन से ऐसे चल रहा था। मैं देख रहा हूँ कि जैसे सिविल सर्विस की लोग तैयारी करने आते हैं, तो एक्चुअल में देखा जाए तो जिस मोटिवेशन को लेकर के आते हैं वो तैयारी करने, उस मोटिवेशन से वो तैयारी नहीं करते। जैसे कि बहुत से छात्र हो गए 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। या फिर यूँ कह लें कि 6-7 साल में ऐसा भी हुआ है कि वो दो एक बार मेंस देने को उन्हें मिल गया है, फिर उनका मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अपना मोटिवेशन लेकर के आ रहे होंगे, सिविल सर्विस तैयारी में घुसेंगे और उनको भी 6-7 साल लग सकता है। और इसके लिए आप थोड़ा सा बताइए, मतलब क्या सोच लेकर के सिविल सर्विस में आए और वो जो है 7-8 साल से लगे हुए हैं, क्या वो अपनी तैयारी के लिए कोई प्लान बी पसंद कर लें, या फिर जो नए छात्र आ रहे हैं क्या वो भी 6-7 साल लेकर के आए, कैसे अपनी तैयारी, समझ पा रहे हो हम क्या प्रश्न आपके? मैं समझ गई हूँ, क्या मोटिवेशन वो रखें, क्या दिमाग में लाएं। देखिए पहले लगे इस एग्जाम में कि करना है तो 2-3 साल में करके निकलो, और ना प्लान भी रखना है कि नहीं, इस पे थोड़ा सा चर्चा करना है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है अभी के लिए भी। और ये सबसे पहले तो ये है कि इसमें आप जब तैयारी में आते हो तो सबसे पहले अपने रीजंस क्लियर करिए, आप क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं, या तो आपके अंदर सर्विस का इतना अच्छा एक फीलिंग हो प्रति टुवर्ड्स द सोसाइटी, ठीक है, वो एक भाव है, या दूसरा ये है कि मैं एक प्रेस्टिजियस सेवा का पार्ट, विच इज़ नॉट रॉन्ग, मैं इसको बिल्कुल, अब मेरे मन में भी था कि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस सर्विस है, मुझे इसका पार्ट बनना है, और इससे एक आपको रिकग्निशन मिले सोसाइटी में, आपका एक मान सम्मान बढ़े, आप प्राउड फील कराओ अपने घर वालों को, पेरेंट्स को, सोसाइटी में, रिलेटिव्स में और आपके टीचर्स में, तो आपको लगेगा कि कितना हम अलग हैं, एकदम स्टैंड कर गए हम बाकियों से अलग, तो वो वाला एक फीलिंग रहे, वो एक मोटिवेशन होता है। थर्डली आपको नेचर ऑफ जॉब है वो पसंद है, जैसे कि कुछ लोग, एक होता है ना कि उनको नेचुरली ही पुलिस की जॉब बहुत पसंद होती है, उसका कारण ये है कि भाई बड़ा इसमें वी कैन थ्रो आवर वेट, तो वाली चीज़ वो एक मोटिवेशन देती है। या प्रशासन में जा रहे हैं तो लग रहा है कि भाई नहीं, हम जाएंगे, निकलेंगे, फील्ड में जा रहे हैं, तो एक अलग उनको रुतबा वाली फीलिंग आती है, पुलिस में आती है, फोर्सेस, तो आपको रीज़न क्लियर होना चाहिए। जब आप उस ड्रीम को देखेंगे, जब उस रीज़न के साथ जाएंगे, क्लैरिटी के साथ, क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ जाएंगे, तो मोटिवेशन रहता है। असली प्रॉब्लम तब आती है जब आपको पता नहीं आप क्यों कर रहे हैं कोई काम, किसी तैयारी की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं क्योंकि पापा ने कह दिया, वो वाली चीज़ गलत हो जाती है। तो आपको खुद क्या चाहिए और आपको उस चीज़ को पाके क्या मिलेगा। और इन्हीं के चक्करों में बहुत से ऐसे योग्य छात्र हैं जो इस पढ़ाई में नहीं आ पाते हैं, देखते हैं कि हमारे बड़े भैया 7 साल से लगे, उनका हो ही नहीं रहा है, अब मुझे उसमें जाना नहीं, मैं कोई प्राइवेट कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जरूरी हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैम ने जो बताया उन चीज़ों को समझना कि हमको किस लिए इसकी तैयारी करनी है। बिल्कुल 6-7 साल आप देते हैं, आपके जो जूनियर है आपको देख के डर जाते हैं कि भैया मुझे इस पढ़ाई में जाना नहीं, जबकि होता कुछ नहीं। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो 1-1.5 साल ही मात्र इस पढ़ाई को करके पहली अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लेते हैं और उनका अंतिम रूप से चयन होता है। देखिए पहला हो, दूसरा, तीसरा, चौथा भी हो जाता है, लेकिन आपको ये पता हो, ऐसा ना हो कि आप स्क्वेंडर कर रहे हो टाइम। आप गए, आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं हुआ, तीसरी बार भी नहीं हुआ, और एक तरफ है, एक का प्रीलिम्स हो गया, दूसरी बार मेंस तक चला गया, इंटरव्यू हो गया है, या फिर कम मार्जिन से प्रीलिम्स रह रहा है, मतलब दैट पर्सन एस्पिरेंट इज गेटिंग क्लोजर, तो वो आप, और एक है कि वो अपना टाइम पास कर रहे हैं मुखर्जी नगर और वो बहुत अच्छे हैवी मार्क, तो बेटर है कि आप क्विट कर लो। मेरा ये मानना है कि आप प्लान भी रखो, कोई और जॉब अपनाइए, आप कमाइए, क्योंकि एक एंटाइटलमेंट, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आपको चाहिए, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कब आपको क्विट कर लेना है, पीछे हटना है उस चीज। मैम एक प्रश्न लोग ऐसा करते हैं, जैसे
पढ़ा हुआ याद कैसे करें? जैसे एग्जाम अभी नजदीक आया ना, तो एग्जाम लोगों का भी टल गया था, फिर उसके बाद पेपर के लिए लोगों ने आंदोलन वगैरह किया भी, तो पढ़ाई में मन नहीं लगना, फिर काफी मैसेज आते हैं कि याद नहीं हो रहा सर, कुछ बताइए कैसे करें, भूल जा रहे हैं, तो पढ़ा हुआ याद कैसे करें, इसके लिए कुछ है आप? सबसे पहला तो इसमें जो की होता है वही होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। ये जानने से ज़्यादा कि क्या पढ़ना है इस एग्ज़ाम में, ये इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जब आपके सोर्सेज इतने ज़्यादा होते हैं, आप पढ़ाई किसी एक सोर्स से कर रहे हो, पहली बात तो अपने सोर्सेज को लिमिटेड करिए। कि अगर आपने एनसीईआरटी ली और आपने सोचा कि भाई मैं हिस्ट्री के लिए या ज्योग्राफी के लिए 8th क्लास से 12th पढ़ रहा हूँ, तो पहले इवेल्युएट किया मुझे कितनी पढ़ने की ज़रूरत है, उसको देखा, उसके बहुत ही नोट्स बनाइए हल्के। मतलब वो नोट्स ऐसा ना हो कि किताब दूसरी किताब बन जाए। मतलब किताब को आप हल्का समरी फॉर्म में छोटा छोटा बनाइए और उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। अननेसेसरी स्टफ मत पढ़ो और मल्टीपल सोर्सेज नहीं हो, आपके सोर्सेज लिमिटेड हों, आपके नोट्स कंसाइज और शॉर्ट हों और आपकी रिविजन्स मल्टीपल हों। जब आपकी ये 3 चीज़ें आप काम करोगे तो आपको एग्ज़ाम वाले दिन इतना हल्का महसूस होगा, आपको ऐसे अपनी प्रिपरेशन लीन लगेगी कि भाई अच्छा है तो कितना मैनेजेबल है। नहीं तो आप आज पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, आपको आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये भी पढ़ लिया, 10 आर्टिकल पढ़ लिए एक फिनोमिना के, ला नीना एल नीनो, तो उसको आपने पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद आपको वो मैनेज नहीं हो रहा एंड में, तो याद नहीं होगा फिर। तो आप अपने सोर्सेज लिमिट रखो, मल्टीपल रिविजन्स करिए, नोट्स हल्के बनाइए। अब मैम लास्ट हम 2-3 और मेरे प्रश्न होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे ही, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब मैम जानना चाहेंगे कि मैम आपने जब आप तैयारी कर रहे थे, तो जैसे आपने बोला कि 2 इंटरव्यू आपको देने को मिला, लेकिन आपने प्री भी दिया होगा 2-3 एक आध बार ऐसे प्री करके, तो एक बार प्री नहीं हुआ होगा, दूसरी बार प्री हुआ होगा, तो कौन कौन सी गलतियां आपने प्री लेवल पे करी और कौन कौन सी गलतियां मेंस लेवल पे करी थी, जिनका सुधार करने के बाद अंतिम रूप से आप चयनित हो गए थे? इसमें प्री में तो गलती, मेरा प्री हो ही गया हमेशा। अच्छा। मेंस में मैंने एक तो चॉइस ऑफ ऑप्शनल पहले गलत किया, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मेरा ऑप्शनल इसलिए मैंने चूज़ किया था कि मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स था और मैंने अच्छे आंसर्स भी लिखे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो पॉइंट है वो मैं बताना चाहती हूँ एस्पिरेंट्स को कि गो विद द ट्रेंड। आप ये मत देखो इस एग्ज़ाम में, ये एक फैक्टर तो हो सकता है कि क्या आपका बैकग्राउंड है या क्या आपका इंटरेस्ट है, लेकिन इसको प्राइमरी फैक्टर मत बनाओ। अभी तो ऑप्शनल की बात करना ही इररेलेवेंट है, लेकिन जनरली भी आप ट्रेंड को देखिए, ट्रेंड के साथ आपको चीज़ें समझ आती हैं। एक टाइम था, मैं यूपीएससी की बात करूं, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत चलता था, लेकिन वो ऐसा फेड अवे हुआ कि उसके बाद तो जो ले रहा है वो डूब रहा है। तो फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स, एंथ्रो चलने लगा, सोशल में भी ठीक मार्क्स आने लगे। फिर पता चला कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स है या बॉटनी, इस टाइप के वो ट्रेंड पकड़ रहे हैं, या लैंग्वेजेस में पाली है, संस्कृत है। तो वो चीज़ आप खुद देखो, आप क्या चल रहा है आजकल। आप कहो कि मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो अपना वो लूँगा जो मेरा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड जो है वो डुबा रहा है, तो वो चीज़ गलती थी। ये मेरी गलती मुझे रियलाइज होती है। तो ये गलती आपने रियलाइज कैसे करी थी? मतलब आपका रिजल्ट आने के बाद कि मतलब मार्क्स कैसे, मतलब चीज पेपर दे के आने के बाद ही आप कर लेते थे या फिर आपकी मार्कशीट आती थी, कैसे आपने करी? साथ में जो आपके सेलेक्टेड कैंडिडेट्स रहते हैं उनका आप रिजल्ट देखिए कि भाई जो सिलेक्शंस हुए हैं उनकी मार्कशीट उनसे मंगा लीजिए। कम्युनिटी में एक्टिव रहिए, लोगों से जुड़े रहिए, कौन जो निकल रहा है, सेलेक्ट हो रहा है, चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनसे बात करिए और उनकी मार्कशीट देखिए, तो समझ आएगा कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा कहाँ किसका लेवल है। तो उससे आप इवेल्युएट कर लेते हैं कि यही मैंने अपने लिए किया था। तो मैंने सेकेंड टाइम फिर ऑप्शनल अपना चेंज किया था, फिलॉसफी, सोशल वर्क। फिर उसके बाद आपने अपना ऑप्शनल चेंज कर दिया? हाँ, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट था मेरे मार्क्स। अब मैम 2 मेरे लास्ट प्रश्न हैं। 2 लास्ट प्रश्न ये है, जैसे इस समय शायद हो सकता है कि छात्रों की पढ़ाई में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है सोशल मीडिया। एग्जाम के समय में कैसे टैकल करें, इससे कैसे मतलब बचें, सारी चीजें कैसे करनी चाहिए? फ़ोन बंद कर दीजिए। मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि पढ़ने भी बैठें तो एक तो फ़ोन ऑफ करो, दूसरे कमरे में रख दो, क्योंकि आप सेम रूम में भी रखोगे ना तो इट इज़ सच अ बैड टेम्पटेशन कि उसको आप उठाओगे फिर खोलोगे, देखे बिना रह नहीं सकते। और सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव हो गया है क्योंकि वो डोपामीन जो हमारे दिमाग में होता है वो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और वो डोपामीन रश के लिए आप फ़ोन चेक करते हो। तो उससे बचने का सबसे अच्छा रामबाण ये है कि उसको बंद करके दूसरे कमरे में रख दो। और कभी भी अगर सिटिंग दोगे 2 या 3 घंटे की तो फ़ोन को तो देखो ही मत। मैं तो सोशल मीडिया का प्रश्न आपका था, मैं फ़ोन की ही बात कर रही हूँ।
क्योंकि फ़ोन में जनरली हर कोई इंस्टा हाँ, चलाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। फेसबुक चलाएगा, तो उससे दूर रहना है। सोशल मीडिया आपके फ्री टाइम में डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह रही कि वो एक जी, दो-धारी जी, तलवार जी, है, जी। उसमें अच्छी बातें भी हैं, हाँ, हाँ, खराब जी, भी हैं, जी, और जी। सबसे स्टूडेंट्स के लिए जो बेकार बात है वो है कि टाइम वेस्ट जी, होता है, जी, जी। डिविएशन है, जी, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। जी, जो आपने मुझसे प्रश्न जी, किया जी, था जी, शुरू में कि जी, क्या है रेसिपी, इसको जी, जी, क्लियर कर, तो वो जी, मैंने कहा था जी, कंसंट्रेशन, जी, फोकस, जी, जी। तो वो लूज होता है इससे। तो आप इसे मत चलाइए फिलहाल, खाली है आधा घंटा दिन में निकाल लो कि ठीक है, जी। उस वक्त बस। मैम, पीसीएस 2024 प्रीलिम्स 22 दिसंबर को अभी अंततः इन किन प्रकार डिसाइड हो गया है, एक शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं देख रहे हैं, इनके लिए कुछ टिप्स हैं, इतने कम दिन में कैसे कैसे क्या, कैसे कुछ टिप्स वगैरह यदि आप इनको दे देना चाहें तो। देखिए, इस वक्त आपको जो पढ़ाई की है उसको रिवाइज करना है, उसको 2-3 रिविजन्स आप फटाफट कर लीजिए, जो भी नोट्स बनाए हैं, जो पढ़ाई की है। और स्टैटिक पार्ट आपका हो गया होगा, जो करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि वो अब ऐड होते रहते हैं, प्लस करंट अफेयर्स इज़ दी ओनली कंपोनेंट ऑफ जीएस जो थोड़ा सा मैनेज करने में कठिनाई हम लोगों को होती है। तो उसमें बिना खुद को जज किए, बिना ये सोचे अरे मेरा तो ये रह गया, मैंने ये नहीं पढ़ा, कुछ मत सोचिए, उठाइए किताब, उठाइए नोट्स और उसको बैक टू बैक, अपना कवर टू कवर उसको पढ़ते रहिए बिना स्ट्रेस लिए। क्योंकि मेरा ये मानना है मेरे एक्सपीरियंस से कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है इम्पॉर्टेंट, जो आपकी परफॉर्मेंस को नीचे ढकेलता है, वो स्ट्रेस होता है। वो आपका ये सोचना होता है एग्ज़ाम के जस्ट पहले कि काश मैं ये कर लेती, काश ये चीज़ मेरी ना रही होती, मैं पढ़ लेती टाइम से। नहीं, वो आपकी प्रिपरेशन कभी इनफ लगेगी नहीं आपको। जी, जी। आपने बहुत भी पढ़ लिया है तो भी आखिर में आप ये कहोगे खुद को कि मेरा ये रह गया। जी, तो स्ट्रेस नहीं लेना। अब बस सिर्फ इतना है कि जो पढ़ाई, जो नोट्स, जो आपके तय एक निर्धारित आपका किताबें हैं, नोट्स हैं, उनको आप रिवाइज कीजिए बार बार, और करंट को साथ में एक अलग हाफ से थोड़ा सा कम टाइम करंट को दीजिए, बाकी टाइम आप स्टैटिक क्वेश्चन पेपर्स पिछले साल के, और इसको लेते हुए आप आगे बढ़िए। अच्छा, चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय हमारे लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए दिया है। आपको भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी। थैंक यू आशीष, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। थैंक यू। एक और माध्यम से मैं लोगों से, जी, एस्पिरेंट जी, से जी। जुड़ रही हूँ। आपसे लोगों को बताना चाहेंगे दोस्तों, मैम का जो भी सोशल प्लेटफॉर्म आप जुड़िएगा, मैं स्वतः ही देखता रहता था। काफ़ी मतलब इतना मोटिवेशन, मतलब आज भी अगर मैम को बोला जाए तैयारी करने के लिए, तो आप अभी तैयारी करने के लिए फिर भी तैयार हो सकते हो ना? हाँ, बिल्कुल, मैं क्योंकि जुड़ी हूँ और मैं अपडेटेड रखती हूँ खुद को। जी, जी, लगातार मैम, लगातार आपके किसी भी क्षेत्र में जब भी आपका एग्जाम रहा है, कोई भी चीज़ हुई, यहाँ तक कि आंदोलन भी, उसमें भी मैम ने आप लोगों के लिए ट्वीट किया भी था और चीज़ें बताई थी कि आप शालीनता से अपनी मांग को रख सकते हैं। सारी चीज़ें मतलब हमेशा छात्रों के बीच में हमेशा रही हैं, जुड़ी हुई रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जो भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूनिवर्सिटी विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट प्लस ऐसे ही टॉपर्स मोटिवेशन वीडियो आप लोगों से मिस न होने पाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।